हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल्ट 247 को शेयर कीजिएगा। हम यहां पर कंप्लीट कर रहे हैं उड़ान झारखंड ऑब्जेक्टिव वाली बुक, जो कि 9000 प्रश्नों का एक महासागर है और इसके 30 दिनों के महासंग्राम पर चले हैं। आज हमारा 5वां दिन है और आज हम क्या देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। आज हम कंप्लीट करेंगे झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो भारत का व्यापक तरीके से पूरे भारत में जो आंदोलन हुए, उन सारे आंदोलन का झारखंड में क्या इम्पैक्ट है या फिर झारखंड में उसका क्या प्रभाव है, झारखंड में उसका शुरुआत कैसे हुआ, इन सारे प्रश्नों पर आज बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 1857 की महान स्वतंत्रता की क्रांति सिपाही विद्रोह के बारे में। 1857 के विद्रोह का झारखंड में क्या असर हुआ, इसका शुरुआत झारखंड में कहां से हुआ, इन सारे क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई, तो झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो हुई वो 12 जून 1857 को हुई। झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई, 12 जून 1857 को। झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी, तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत झारखंड में आपके देवघर के रोहिणी गांव से हुई थी। झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत देवघर के रोहिणी गांव से हुई थी। 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में किस रेजिमेंट की सेना तैनात थी, तो 32वीं रेजिमेंट की। 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में 32वीं रेजिमेंट की सेना तैनात थी, 32वीं रेजिमेंट की। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में तैनात 32वीं रेजिमेंट सेना की कमान किसके हाथों में थी, तो मैकडोनाल्ड के हाथों में थी। 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में तैनात 32वीं रेजिमेंट की सेना की कमान किसके हाथों में थी, मैकडोनाल्ड के हाथों में थी। रोहिणी में, जो कि देवघर के रोहिणी में 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है 12 जून 1857 को। तो वही पूछा जा रहा है कि बताइए, रोहिणी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमला करने वाले व्यक्तियों की पहचान किसने की थी, तो अंग्रेज अधिकारियों पर हमला करने वाले व्यक्तियों की पहचान इमाम खान ने किया था। किसने किया था, इमाम खान ने किया था। रोहिणी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमला के बाद 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया था, तो ये आपके किया था भागलपुर। कहां पर, भागलपुर में कर दिया गया था। रोहिणी गांव किस नदी के तट पर स्थित है, रोहिणी गांव किस नदी के तट पर, तो अजय नदी के तट पर स्थित है। रोहिणी गांव अजय नदी के तट पर स्थित है। रोहिणी गांव 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में विद्रोहियों के द्वारा किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी। 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में विद्रोहियों के द्वारा किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी, तो नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी गई थी। आगे देखते हैं रामगढ़ बटालियन। देखिए, अब बात करेंगे रामगढ़ की, तो रामगढ़ बटालियन के सैनिकों ने किस घटना से उत्साहित होकर 1857 में विद्रोह कर दिया था, तो रामगढ़ बटालियन के सैनिकों ने, ये जो दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों के द्वारा जो विद्रोह हुआ था, दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों के द्वारा जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह से उत्साहित होकर रामगढ़ बटालियन के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। रामगढ़ बटालियन के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहां था, तो यह था आपका रांची में। कहां पर था, रांची में था। आगे देखते हैं हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग का उपायुक्त कौन था, तो हजारीबाग का उपायुक्त आपके थे मेजर सिंपसन। कौन थे, मेजर सिंपसन। हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग का उपायुक्त जो थे वो थे आपके मेजर सिंपसन। हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के बाद हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के बाद यहां का उपायुक्त अपने अधिकारियों के साथ किस स्थान पर भाग गया था, तो कोलकाता भाग गया था। 1857 में जब विद्रोह हुआ तो यहां का जो उपायुक्त था वो क्या करता है, हजारीबाग का उपायुक्त कौन था, तो मेजर सिंपसन था, और वो अपने अधिकारियों के साथ कोलकाता भाग जाता है। रामगढ़ के किस राजा ने विद्रोह की सूचना तार के द्वारा गवर्नर जनरल को भेजी थी, तो ये आपके कौन थे, शंभू नारायण सिंह, जो कि रामगढ़ के राजा थे, और इसने रामगढ़ में विद्रोह फैल गया है ऐसी सूचना तार के द्वारा दिया था। किसने, शंभू नारायण सिंह ने। ठीक है, चलिए
1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग जेल से भागकर कैदी इनमें से किसके नेतृत्व में रांची की ओर चले गए थे? तो ये चले गए थे सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में। 1857 का जब विद्रोह हो रहा था उस समय हजारीबाग जेल से, जो कि हजारीबाग का मेजर कौन था, उपायुक्त कौन था? मेजर सिम्पसन। तो वही हजारीबाग, उस जेल से भाग करके कैदी इनमें से किसके नेतृत्व में? तो सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में रांची की ओर चले गए थे। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने के लिए रांची के उपायुक्त के द्वारा सैनिकों का एक दल रामगढ़ भेजा गया था? तो याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट ग्राहम। कौन? किस अंग्रेज अधिकारी? तो लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने के लिए रांची के उपायुक्त के द्वारा सैनिकों का एक दल रामगढ़ भेजा गया था। कहां पर? रामगढ़ भेजा गया था। लेफ्टिनेंट ग्राहम के द्वारा विद्रोह को दबाने का प्रयास करने पर, लेफ्टिनेंट ग्राहम के द्वारा विद्रोह को दबाने का प्रयास करने पर रामगढ़ में किस जमादार ने अपने साथियों के साथ विद्रोह कर दिया? तो यह था आपका माधव सिंह। ठीक है, लेफ्टिनेंट ग्राहम के द्वारा जब रांची ये रामगढ़ भेजा गया था लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में कि जाओ वहां पर जाकर के विद्रोह को दबाओ, तो वो जब आया था विद्रोह को दबाने का प्रयास कर रहा था तो रामगढ़ में जमादार माधव सिंह ने अपने साथियों के साथ विद्रोह कर दिया था। किसने? रामगढ़ में जमादार माधव सिंह ने अपने साथियों के साथ विद्रोह कर दिया था। डोरंडा क्षेत्र में 1857 के विद्रोह में, डोरंडा क्षेत्र में 1857 के विद्रोह में निम्न में से नीचे दिए गए किसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? तो डोरंडा क्षेत्र में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था नादिर अली खान ने। डोरंडा क्षेत्र में विद्रोहियों का नेतृत्व नादिर अली खान ने किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने रांची के किस चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया था? अच्छा, किस चर्च को? तो यह आपका गौसनर चर्च था। 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने रांची के गौसनर चर्च को तोप से उड़ा दिया था। ठीक है, तोप से उड़ा दिया था। झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रेरक कौन था? तो झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रेरक था विश्वनाथ सहदेव, जिसने मुक्तवाहिनी सेना का भी गठन किया था और उसके सेनापति गणपत राय थे। ये सब हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा हुआ है। तो झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रेरक कौन था? ये आपके विश्वनाथ सहदेव जी थे। और अगर बात करते हैं कि ये कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि 1857 के विद्रोह के दौरान मुक्तवाहिनी सेना का गठन किया था, तो ये आपके विश्वनाथ सहदेव जी ही हैं। कौन? विश्वनाथ सहदेव जी ही हैं। 1857 की क्रांति के दौरान मुक्तवाहिनी सेना का गठन इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि किस व्यक्ति को मुक्तवाहिनी सेना का सेनापति नियुक्त किया गया था। तो हमने अभी बात किया, गणपत राय को सेनापति नियुक्त किया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान नीचे दिए गए किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी के संपर्क में मुक्तवाहिनी सेना थी? तो ये आपके बाबू कुंवर सिंह के जो कि राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आप जानते हैं, वीर कुंवर सिंह, जो कि जगदीशपुर से बिलोंग करते थे, बिहार के। तो वहां उसके संपर्क में ये था मुक्तवाहिनी सेना। ठीक है, उनके संपर्क में था ये मुक्तवाहिनी सेना। अब देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान, 1857 के विद्रोह के दौरान नीचे दिए गए किनके बीच चतरा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था? तो चतरा का जो ऐतिहासिक युद्ध हुआ था वो मेजर इंग्लिश और जयमंगल पांडे के बीच हुआ था। चतरा का जो ऐतिहासिक युद्ध हुआ था वो मेजर इंग्लिश और जयमंडल पांडे के बीच हुआ था। 1857 के विद्रोह के दौरान चतरा के ऐतिहासिक युद्ध का सेनापति नीचे दिए गए में से कौन था? तो हमने अभी देखा मेजर इंग्लिश और जयमंगल पांडे के बीच हुआ था, तो सेनापति भी यही था, जयमंगल पांडे। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों तथा विद्रोहियों के बीच किस तिथि को चतरा का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था? तो यह आपका है 2 अक्टूबर 1857 को। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों और विद्रोहियों के बीच चतरा का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था 2 अक्टूबर 1857 को। 2 अक्टूबर 1857 को लड़ा गया था। चतरा के ऐतिहासिक युद्ध के बाद अंग्रेजों ने जमादार माधव सिंह को पकड़ने के लिए कितने रुपए इनाम की घोषणा करी थी? तो यह किया था 1000 रुपये इनाम की घोषणा करी गई थी अंग्रेज सरकार के द्वारा जमादार माधव सिंह को पकड़ने के लिए। ठीक है, 1857 के प्रमुख विद्रोहियों जयमंगल पांडे और नादिर अली खां, ये जो डोरंडा वाले क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अभी हम लोगों ने देखा था नादिर अली खां और जयमंगल पांडे, जो कि चतरा का ऐतिहासिक युद्ध जो हुआ था मेजर इंग्लिश और जयमंगल पांडे के बीच, तो ये दोनों की बात हो रही है। इसको अंग्रेजों ने किस तिथि पर फांसी चढ़ा दिया था? तो अंग्रेजों ने इन्हें
4 अक्टूबर 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया था। अंग्रेजों ने इन्हें 4 अक्टूबर 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया था। याद रखिएगा, 1857 के प्रमुख विद्रोहियों जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो यह आपका पंसिहारी तालाब चतरा के निकट फांसी दिया गया था। पंसिहारी तालाब चतरा के निकट फांसी दिया गया था। 1857 के प्रमुख विद्रोहियों 1857 के प्रमुख विद्रोहियों की अगर बात करें, जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को किसके आदेश पर फांसी दी गई थी? तो किसके आदेश पर? तो कमिश्नर सिम्पसन के आदेश पर फांसी दी गई थी। याद रखिए कि 1857 के जो प्रमुख विद्रोही थे झारखंड में, जयमंगल पांडे, नादिर अली खां, इन सबको किसके आदेश पर फांसी दी गई? तो इन सबको कमिश्नर सिम्पसन के आदेश पर फांसी दे दी गई थी। आगे देख लेते हैं कि चतरा विद्रोह के किन नेताओं ने लोहरदगा के जंगलों में छिपकर अंग्रेजों के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध किया तथा पलामू के विद्रोहियों को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित किया? तो चतरा विद्रोह के किन दो नेताओं ने, तो कौन से नेताओं ने लोहरदगा के जंगलों में छिपकर अंग्रेजों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध किया और पलामू के विद्रोहियों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया? तो ये कौन थे? तो ये थे आपके विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय। विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को किसकी गुप्त सूचना के आधार पर अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था? तो ये आपके थे किसकी गुप्त सूचना के आधार पर? याद रखिएगा, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय, इसको किसकी गुप्त सूचना के आधार पर अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था? तो ये आपके थे विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही। विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही, इनके गुप्त सूचना के आधार पर अंग्रेजों ने गणपत राय और जयमंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया था। अब देखिए अंग्रेजों ने किस स्थान पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को फांसी दी थी? तो यह दिया था आपका रांची जिला स्कूल के द्वार पर। रांची जिला स्कूल के द्वार पर अंग्रेजों ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को फांसी दे दी थी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आगे। हाँ, 1857 के प्रमुख विद्रोही 1857 के प्रमुख विद्रोही विश्वनाथ सहदेव को कौन सी तिथि को फांसी दी गई थी? तो यह आपका दिया गया था 16 अप्रैल 1858 को। 16 अप्रैल 1858 को। और 1857 के प्रमुख विद्रोही गणपत राय को किस तिथि पर फांसी दी गई थी? तो गणपत राय को भी फांसी दी गई थी 21 अप्रैल 1858 को। 16 अप्रैल 1858 को विश्वनाथ सहदेव को और 21 अप्रैल 1858 को गणपत राय को फांसी दे दी गई थी। गणपत राय को फांसी दे दी गई थी। अब देखिए किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को फांसी दे दी गई थी? तो किस अंग्रेज अधिकारी के आधार पर ऐसा किया गया था? अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर ऐसा किया गया था। तो यह आपका था कैप्टन डाल्टन। कैप्टन सिम्पसन के आदेश पर आपको याद होगा कि जयमंगल पांडे और जो नादिर अली खां था, इसको फांसी दे दिया गया था। ठीक है, किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को फांसी दिया गया? तो याद रखिएगा कैप्टन डाल्टन, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, अंग्रेजों के द्वारा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को किस पेड़ पर फांसी दी गई थी? तो यह दिया गया था कदम्ब के पेड़ पर। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को, जैसे कि हम लोगों ने देखा था तिलका मांझी को बरगद के पेड़ से लटका करके फांसी दिया गया था, ठीक है, वैसे ही ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को कौन से पेड़ से? कदम्ब के पेड़ से लटका करके फांसी दिया गया था। कदम्ब के पेड़ से लटका करके फांसी दिया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी सेना को आगे बढ़ने से रोकने हेतु चूटू पालू घाटी में किसने मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था? तो किसने किया था मार्ग को अवरुद्ध? तो ये शेख भिखारी जी ने मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था चूटू पालू घाटी में अंग्रेजी सेना को रोकने के लिए। ठीक है, अच्छा, 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को किस तिथि को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई थी? तो यह दिया गया था आपका 8 जनवरी 1858 को। 8 जनवरी 1858 को अंग्रेजों के द्वारा टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को फांसी दे दी गई थी 8 जनवरी 1858 को। अब आगे देखते हैं कि 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो यह दिया गया था आपका टैगोर हिल रांची में किसको? टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी जी को फांसी दे दी गई थी। आगे देखते हैं किस स्थान पर टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को फांसी दी गई थी। उस स्थान का नाम अभी किस नाम से जाना जाता है? तो उस स्थान को अभी जाना जाता है टुंगरी फांसी के नाम से। टुंगरी फांसी के नाम से उस स्थान को जाना जाता है। 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र का आयुक्त कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र का आयुक्त था डाल्टन। ठीक है, डाल्टन था छोटा नागपुर क्षेत्र का आयुक्त।
1857 के विद्रोह के दौरान सैनिकों के द्वारा पुरुलिया में विद्रोह करने पर वहां का उपायुक्त जी.एन. ओकस भागकर कहां चला गया? 1857 के विद्रोह के दौरान सैनिकों के द्वारा पुरुलिया में विद्रोह करने पर वहां का उपायुक्त जी.एन. ओकस, तो कहां का? पुरुलिया का उपायुक्त जी.एन. ओकस 1857 के विद्रोह के दौरान पुरुलिया से भागकर कहां चला गया था? तो ये आपको आप बताएंगे कि पुरुलिया से भागकर वो रानीगंज चला गया था। कहां? रानीगंज चला गया था। मानभूम क्षेत्र में विद्रोह को कंट्रोल करने के लिए उपायुक्त ने पंचेत के किस राजा से सहयोग की अपेक्षा की थी? तो ये किया था आपका राजा नीलमणि सिंह। मानभूम क्षेत्र में विद्रोह को कंट्रोल करने के लिए उपायुक्त ने पंचेत के किस राजा? तो ये आपके राजा नीलमणि सिंह से क्या किया था? मदद मांगी थी। मदद की अपेक्षा किया था, अपेक्षित था। 1857 के विद्रोह के दौरान मानभूम क्षेत्र में किस जनजाति के लोगों ने जमकर उत्पात मचाया? तो ये आपका कौन था? किस जनजाति के लोगों ने जमकर उत्पात मचाया? तो ये आपका था संथाल जनजाति के लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। संथाल जनजाति के लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। मानभूम क्षेत्र में संथालों को नियंत्रित करने के लिए करने हेतु अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में सैनिकों को भेजा गया था। मानभूम क्षेत्र में संथालों को कंट्रोल करने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में सैनिकों को भेजा गया था? तो ये अंग्रेज अधिकारी था कैप्टन माउंट गोमरी। कैप्टन माउंट गोमरी ये अंग्रेज अधिकारी था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो क्या कह रहा है कि इनमें से किस घटना के बाद मानभूम क्षेत्र में विद्रोह समाप्त हो गया? इनमें से किस घटना के बाद मानभूम क्षेत्र में विद्रोह समाप्त हो गया? तो राजा नीलमणि सिंह की जब गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद मानभूम क्षेत्र में विद्रोह समाप्त हो जाता है। सिंहभूम में 1857 के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो सिंहभूम में 1857 के विद्रोह को अर्जुन सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया। अर्जुन सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया। 1857 के विद्रोह के दौरान चाईबासा के सैनिकों ने इनमें से किसके नेतृत्व में सरकारी खजाने को लूट लिया और जेल से कैदियों को भगा दिया? तो यह था आपका रामनाथ सिंह और भगवान सिंह के नेतृत्व में 1857 के विद्रोह के दौरान चाईबासा के सैनिकों ने खजाने को लूट लिया और जेल से कैदियों को भगा दिया। और जेल से कैदियों को भगा दिया किसके नेतृत्व में? रामनाथ सिंह और भगवान सिंह के नेतृत्व में। रामनाथ सिंह और भगवान सिंह के नेतृत्व में। अब 1857 के विद्रोह के दौरान सरायकेला का राजा कौन था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान सरायकेला का राजा वह था चक्रधर सिंह था, इसने अंग्रेजों का समर्थन किया था। 1857 के विद्रोह के समय सरायकेला का राजा कौन था? तो सरायकेला का राजा था आपका चक्रधर सिंह और इसने अंग्रेजों को समर्थन दिया था। सिंहभूम क्षेत्र में 1857 का विद्रोह प्रारंभ होने से पूर्व ही सिंहभूम का कमिश्नर यहां से कोलकाता भाग गया था और उस कमिश्नर का क्या नाम है? तो उस कमिश्नर का नाम था सिसमोर। याद रखिएगा, सिंहभूम क्षेत्र में 1857 का विद्रोह प्रारंभ होने से पहले ही सिंहभूम का कमिश्नर यहां से भाग खड़ा हुआ और कोलकाता चला गया था। और कौन था कमिश्नर? तो सिसमोर था। 1857 के विद्रोह के दौरान खरसावां का राजा कौन था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान खरसावां का राजा था हरि सिंह। 1857 के विद्रोह के दौरान खरसावां का राजा था हरि सिंह। अर्जुन सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान अपने दीवान जग्गू की सहायता से विद्रोहियों को कौन नदी पार करने में मदद की थी? ठीक है, अर्जुन सिंह ने 1857, ठीक है, आगे देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान अपने दीवान जग्गू, यानी कि अर्जुन सिंह का दीवान कौन? जग्गू। और जग्गू की सहायता से विद्रोहियों को नदी पार करने में मदद की थी। और कौन सी नदी थी वो? तो संजय नदी को पार करने में मदद की थी विद्रोहियों को। ठीक है, आगे देखिए। 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह ने किस देवी देवता को साक्षी मानकर विद्रोहियों से विश्वासघात नहीं करने की कसम खाई? तो ये थे आपके पौरी देवी। कौन? पौरी देवी। अब देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान सिंहभूम के किस जिलाधीश ने अर्जुन सिंह को चाईबासा आकर आत्मसमर्पण करने का संदेश भेजा, जिससे अर्जुन सिंह ने अस्वीकार कर दिया, डिनाई कर दिया? तो ये क्या होता है कि ऐसा हुआ था। अब आगे देखिए कि जो ये कौन थे, कौन सा जिलाधीश था? तो कैप्टन विलियम था। कौन जिलाधीश था? कैप्टन विलियम। सॉरी, कैप्टन विलियम नहीं, आरसी बर्च था। आरसी बर्च। ठीक है, देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान सिंहभूम के किस जिलाधीश? तो आरसी बर्च ने अर्जुन सिंह को चाईबासा आकर आत्मसमर्पण करने का संदेश भेजा था, आरसी बर्च ने। अब देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह के द्वारा आत्मसमर्पण करने से मना करने पर सिंहभूम के जिलाधीश आरसी बर्च ने अर्जुन सिंह पर कितने रुपए के इनाम की घोषणा करी? तो ये आपका करा था 1000 रुपए इनाम की घोषणा। 1000 रुपए इनाम की घोषणा करी थी किसको मिलने पर? तो हम अगर आप इसको लेकर के आ जाएंगे,
इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह के दीवान जग्गू को गिरफ्तार करके फांसी पर लटका दिया था? तो ये आपका था कैप्टन हिल ने। कैप्टन हिल जो कि एक अंग्रेज अधिकारी है और ये 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह के दीवान दीवान जग्गू को गिरफ्तार करके फांसी पर लटका देता है। कौन? कैप्टन हिल ने। कौन? कैप्टन हिल। अच्छा चलिए आगे देख लेते हैं कि कौन से अंग्रेज अधिकारी ने 1857 के विद्रोह के दौरान पोरहाट पर कब्जा कर लिया और अर्जुन सिंह के महल को जला दिया। तो ये कौन सा था अंग्रेज अधिकारी? तो ये था आरसी बर्च। ठीक है, आरसी बर्च ने 1857 के विद्रोह के दौरान पोरहाट पर कब्जा कर लिया और अर्जुन सिंह के महल को जला दिया था। ठीक है, आरसी बर्च ने। अब देखते हैं 1857 के विद्रोह के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने विद्रोह को दबाने के लिए शेखावती बटालियन को रानीगंज से चाईबासा भेजा था? तो ये आपके थे कर्नल फास्टर। कर्नल फास्टर थे। कौन? 1857 के विद्रोह के दौरान कर्नल फास्टर ने विद्रोह को दबाने के लिए शेखावती बटालियन को रानीगंज से कहां भेजा था? तो रानीगंज से चाईबासा भेजा था कर्नल फास्टर ने। ठीक है, याद रहेगा। अब हम देखते हैं 1857 में सिंहभूम के विद्रोही विद्रोही राजा अर्जुन सिंह ने 1857 में सिंहभूम के विद्रोही राजा अर्जुन सिंह ने इनमें से किसकी सलाह पर आत्मसमर्पण कर दिया था? तो किसकी सलाह पर आत्मसमर्पण किया था? मयूरभंज के राजा की सलाह पर आत्मसमर्पण कर दिया था। 1857 के विद्रोह के दौरान सिंहभूम के प्रमुख विद्रोही अर्जुन सिंह ने इसके इनमें से किसके समक्ष आत्मसमर्पण किया था? तो ये आपके थे डाल्टन के समक्ष। 1857 के विद्रोह के दौरान सिंहभूम के प्रमुख विद्रोही अर्जुन सिंह ने डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पलामू में किसने किया था? तो याद रखिएगा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पलामू में नीलांबर पीतांबर जी ने किया था। नीलांबर पीतांबर ब्रदर्स ने किया था। ठीक है, नीलांबर पीतांबर ब्रदर्स ने। अब देखते हैं कि जो पलामू के किस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीतांबर का साथ दिया था? तो ये कौन थे? खरवार जनजाति भी थे, चेरो जनजाति भी थे और भोगता जनजातियों ने भी नीलांबर पीतांबर का साथ दिया था पलामू के 1857 के विद्रोह में। अच्छा, पलामू में चेरो जनजाति के लोग 1857 के विद्रोह में इनमें से किसके नेतृत्व में शामिल हुए? अच्छा, इसमें ऐसा है कि भवानी बख्शराय, इसके बारे में आपने सुना होगा कि पलामू में चेरो जनजाति के लोग 1857 के विद्रोह में इनमें से भवानी बख्शराय के नेतृत्व में शामिल हुए थे। भवानी बख्शराय 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू के लेस्लीगंज और चैनपुर में विद्रोह को दबाने पहुंचे किस अंग्रेज अधिकारी पर विद्रोहियों ने हमला कर दिया था? तो ये था आपका लेफ्टिनेंट ग्राहम। कौन? लेफ्टिनेंट ग्राहम के आने पर वहां पर विद्रोहियों ने इस पर हमला कर दिया था, लेफ्टिनेंट ग्राहम के ऊपर। 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट ग्राहम की सहायता के लिए इनमें से किसके नेतृत्व में एक सैन्य दल को सासाराम से शाहपुर भेजा गया था? तो ये था आपका मेजर कार्टर। याद रखिएगा 1857 का जब विद्रोह हो रहा था उस समय पलामू क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट ग्राहम गए थे और लेफ्टिनेंट ग्राहम की सहायता करने के लिए किसके नेतृत्व में एक सैन्य दल को, एक सैन्य टुकड़ी को सासाराम से शाहपुर भेजा गया था? तो ये आपका था मेजर कार्टर। जनवरी 1859 की बात है। इनमें से किसके अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में सैनिकों को पलामू में विद्रोह को दबाने हेतु भेजा गया था? तो ये जनवरी 1859 ईस्वी की बात है कि मेजर नेसन, कौन? मेजर नेसन के नेतृत्व में सैनिकों को पलामू में विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया था। पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीतांबर को किस तिथि को फांसी दे दी गई थी? तो ये आपका दिया गया था 28 मार्च 1859 को। 28 मार्च 1859 को 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीतांबर को फांसी दे दी गई थी। अब देखिए कहा जा रहा है कि पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीतांबर को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो ये आपका दिया गया था लेस्लीगंज पलामू में। कहां पर? लेस्लीगंज पलामू में दिया गया था। पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीतांबर को किस पेड़ पर फांसी दी गई थी? किस पेड़ पर दी गई थी भैया? तो ये आपका आम के पेड़ पर फांसी दी गई थी। किसके पेड़ पर? आम के पेड़ पर फांसी दी गई थी। 1857 के विद्रोह के दौरान धनबाद का उपायुक्त कौन था? तो धनबाद के उपायुक्त थे आपके औकस। कौन थे? औकस थे। अब देखिए एक मिनट नीचे, झारखंड का निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था? तो ये आपका संथाल परगना वाला क्षेत्र
क्षेत्र था। कौन? संथाल परगना वाला क्षेत्र था, जो कि 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता करने के बदले में इनमें से किसे राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये थे आपका किशन दयाल सिंह और रघुबर दयाल सिंह। किशन दयाल सिंह और रघुबर दयाल सिंह दोनों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता करी थी और इस कारण से इसे राय बहादुर का घटिया वाहियात उपाधियां दी गई थी अंग्रेजों की सहायता देने के लिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड में भाग लेने वाले किस अंग्रेज अधिकारी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया? 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड में भाग लेने वाले किस अंग्रेज अधिकारी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया? तो ये थे आपके लेफ्टिनेंट डॉट तथा सार्जेंट डायनन दोनों को दिया गया था। ठीक है, दोनों को दिया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड में भाग लेने वाले किस अंग्रेज अधिकारी को मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया? तो मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था सार्जेंट डायनन को। सार्जेंट डायनन को मरणोपरांत क्या किया गया था? विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। झारखंड में बहावी आंदोलन के क्या प्रसार थे, क्या प्रभाव थे, उसके बारे में देखते हैं कि जो झारखंड में बहावी आंदोलन का प्रसार किसने किया? तो झारखंड में बहावी आंदोलन का प्रसार किया था शाह मोहम्मद हुसैन ने। शाह मोहम्मद हुसैन ने झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर बहावी आंदोलन की शाखा खोली गई थी? तो यह आपका था राजमहल। कहां पर? राजमहल में। झारखंड के राजमहल में बहावी आंदोलन की शाखा खोली गई थी। अच्छा, संथाल परगना क्षेत्र में बहावी आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो संथाल परगना क्षेत्र में बहावी आंदोलन का प्रचार प्रसार पीर हुसैन ने किया था। किसने? पीर हुसैन ने किया था। हजारीबाग के किस व्यक्ति की मुलाकात अहमद शाह बरेलवी से हुई थी? हजारीबाग के किस व्यक्ति की मुलाकात? तो ये आपके कौन थे? मीर उस्मान। हजारीबाग के मीर उस्मान की मुलाकात अहमद शाह बरेलवी से हुई थी। पाकुड़ क्षेत्र के किस व्यक्ति को बहावी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? तो यह आपका था इब्राहिम मंडल। ये क्या था? ये आपका इब्राहिम मंडल था। अब हम देखते हैं उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार। अच्छा, उग्र जो राष्ट्रीयता था, जो गरम दल की अगर बात करें तो उग्र राष्ट्रवाद के दौर में झारखंड में निम्न में से कौन सा क्षेत्र क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था? तो ये आपका देवघर था। कौन सा क्षेत्र? देवघर। उग्र राष्ट्रवाद के दौरान झारखंड में निम्न में से कौन सा क्षेत्र क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था? तो ये आपका देवघर था। कौन सा? देवघर के किस मकान का प्रयोग क्रांतिकारियों के द्वारा बम बनाने और प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग हेतु किया जाता था? तो ये आपका कहेंगे आप सिलेड़ बाड़ी। कौन सा? सिलेड़ बाड़ी देवघर का एक मकान है, सिलेड़ बाड़ी, और इसका प्रयोग क्रांतिकारियों ने अपने लिए बम बनाने तथा ट्रेनिंग पर्पस के लिए किया था। बम बनाने तथा ट्रेनिंग पर्पस के लिए किया था। किस वर्ष देवघर के सिलेड़ बाड़ी नामक मकान से बम बनाने की सामग्रियां बरामद की गई थी? तो ये आपका था 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में देवघर के सिलेर बाड़ी नामक मकान से बम बनाने की सामग्रियां बरामद की गई थी। अब आगे देखिए, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दौर में झारखंड के किस शहर में क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रसार के उद्देश्य से स्वर्ण संघ नामक संस्था का गठन किया गया था? तो यह आपका देवघर ही था। कौन सा शहर था? तो झारखंड का देवघर था। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दौर में देश के प्रमुख क्रांतिकारी वारिंद्र कुमार घोष के द्वारा देवघर में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो यह आपका किया गया था गोल्डन लीग। वारिंद्र कुमार घोष के द्वारा देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना करी गई थी। गोल्डन लीग संस्था की स्थापना करी गई थी। अच्छा, कहा जा रहा है कि झारखंड के कौन से क्रांतिकारी रोड्डा आर्म्स केस से संबंधित थे? झारखंड के कौन से क्रांतिकारी रोड्डा आर्म्स केस से संबंधित थे? तो यह आपका था प्रभुदयाल हिम्मत सिंह और वैद्यनाथ विश्वास। प्रभुदयाल हिम्मत सिंह और वैद्यनाथ विश्वास। ठीक है, अब देख लेते हैं कि रोड्डा आर्म्स केस के प्रमुख आरोपी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह और वैद्यनाथ विश्वास झारखंड में किस स्थान के निवासी थे? रोड्डा आर्म्स केस के प्रमुख आरोपी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह और वैद्यनाथ विश्वास झारखंड में किस स्थान से के निवासी थे? तो यह आपका झारखंड के दुमका के निवासी थे। कौन? प्रभुदयाल हिम्मत सिंह और वैद्यनाथ विश्वास झारखंड के दुमका के ये निवासी थे।
अब आगे देख लेते हैं कि झारखंड के देवघर में स्थित मित्रा उच्च विद्यालय के किस प्रधानाचार्य के द्वारा युवकों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था? तो ये आपका है शांति कुमार बख्शी। शांति कुमार बख्शी के द्वारा झारखंड के जो कि झारखंड के एक स्कूल था मित्रा उच्च विद्यालय, मित्रा हाई स्कूल, उसका प्रिंसिपल था और इसने युवकों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण इसके द्वारा प्रदान किया जाता था शांति कुमार बख्शी के द्वारा। अब देखिए देवघर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ? देवघर षड्यंत्र केस 1927 में हुआ था। देवघर षड्यंत्र केस 1927 ईस्वी में हुआ था। देवघर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के घर पर छापा मारकर हथियार और क्रांतिकारी साहित्य बरामद किया गया था? तो ये आपका था वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य। वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य देवघर षड्यंत्र केस में वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य के घर में छापा मारकर हथियार और क्रांतिकारी साहित्य बरामद किया गया था। देवघर षड्यंत्र केस में कितने व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी? देवघर षड्यंत्र केस में 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। देवघर षड्यंत्र केस में 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। देवघर षड्यंत्र केस के प्रमुख अभियुक्त निम्न में से किस स्थान के निवासी थे? देवघर षड्यंत्र केस के प्रमुख अभियुक्त देवघर के ही निवासी थे। ठीक है, देवघर षड्यंत्र के प्रमुख अभियुक्त देवघर के ही निवासी थे। अब यहां पर यह कह सकते हैं कि जो देवघर षड्यंत्र केस था उसके जो प्रमुख एक्यूज, जिसको कहा जाता है कि मेन एक्यूज जो था, ठीक है, वो कौन था? तो वो किस स्थान के निवासी थे? तो वो आपके देवघर के ही निवासी थे। अच्छा, उग्र राष्ट्रवाद के दौर में रांची में क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किसने किया था? तो रांची में क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो यह आपका किया गया था गणेश चंद्र घोष के द्वारा। गणेश चंद्र घोष के द्वारा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो उग्र राष्ट्रवादी गतिविधियों के दौरान इनमें से कौन बेलूर मठ कोलकाता से आकर रांची के डोरंडा में रह रहे थे? तो ये थे आपके सचिंद्र कुमार सेन। सचिंद्र कुमार सेन उग्र राष्ट्रवादी गतिविधियों के दौरान वेलूर मठ कोलकाता से आकर रांची के डोरंडा में रह रहे थे। ठीक है, कहां पर? रांची के डोरंडा में रह रहे थे। अब देखते हैं कि जो कहा जा रहा है कि कौन से व्यक्ति ने 1913 ईस्वी में गिरिडीह में एक खंबे पर अमार स्वाधीन भारत शीर्षक से पर्चे चिपकाए थे? तो ये आपका कौन था? निर्मल बैनर्जी। निर्मल बैनर्जी जो कि 1913 ईस्वी में गिरिडीह में एक खंबे पर अमार स्वाधीन भारत शीर्षक से पर्चे चिपकाए थे। अच्छा, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दौर में गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता था? तो ये आपका कौन था? मनोरंजन गुहा। मनोरंजन गुहा गिरिडीह का एक व्यक्ति था जो कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दौरान क्रांतिकारियों को क्या करता था? आर्थिक सहायता, इकोनॉमिकल सपोर्ट प्रदान करता था। ठीक है, अब आगे देखिए, कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए किस क्रांतिकारी का उपनाम ठाकुरदा था? तो ठाकुरदा था आपका मनोरंजन गुहा का नाम, जो कि गिरिडीह से थे और ये क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान क्रांतिकारियों को इकोनॉमिकल सपोर्ट प्रदान करता था। कौन? मनोरंजन गुहा जी। मनोरंजन गुहा जी। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि झारखंड के किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता है? झारखंड के किस क्रांतिकारी को? तो ये आपका था राम विनोद सिंह। राम विनोद सिंह को झारखंड का जतीन बाघा कहा जाता है। राम विनोद सिंह को। ठीक है, याद कर लेंगे यहीं पर। झारखंड के जतीन बाघा के नाम से प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम विनोद सिंह नीचे दिए गए किस महाविद्यालय के छात्र थे? तो ये आपका किस छात्र, कहां के छात्र थे? सेंट कोलंबस कॉलेज हजारीबाग के। सेंट कोलंबस कॉलेज हजारीबाग के। टाटा कंपनी के किस कर्मचारी ने 1908 ईस्वी में न्यूयॉर्क से घोषणा की थी कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है? तो ये किसने कहा था? गिरिंद्रनाथ मुखर्जी ने। टाटा कंपनी के ये कर्मचारी थे गिरिंद्रनाथ मुखर्जी, और इसने 1908 ईस्वी में न्यूयॉर्क से ये घोषणा करी थी कि रक्त रंजित क्रांति से ही क्या होगा? भारत को मुक्त किया जा सकता है। अब देखिए आगे क्या कहता है। तरुण शक्ति नाम का एक क्रांतिकारी पत्रिका का प्रकाशन झारखंड के किस शहर से किया जाता था? तो यह आपका किया जाता था चाईबासा से। चाईबासा से तरुण शक्ति नाम का एक क्रांतिकारी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था झारखंड के चाईबासा से। याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं
कि जो चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति के संपादक कौन थे, एडिटर कौन थे, तो ये आपके कौन थे, ये ध्यान रखिएगा, ये थे आपके आनंद कमल चक्रवर्ती। आनंद कमल चक्रवर्ती थे तरुण शक्ति के संपादक। क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाले प्रमुख क्रांतिकारी हेमेंद्र नाथ घोष नीचे दिए गए किस स्थान के रहने वाले थे, तो ये रहने वाले थे दुमका के। कहां के? दुमका के रहने वाले थे हेमेंद्र नाथ घोष, जो कि क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते थे। महात्मा गांधी की झारखंड, अब यहां पर है हम देखेंगे गांधी युग का झारखंड से संबंध। तो महात्मा गांधी की झारखंड यात्राओं में से कितनी यात्राओं का संबंध चंपारण सत्याग्रह से? देखिए, महात्मा गांधी ने झारखंड की यात्रा कई बार करी, लेकिन उन यात्राओं में से चंपारण सत्याग्रह से संबंधित इनका झारखंड यात्रा कितना है? तो ये आपका 4 यात्राएं। 4 यात्राएं जो झारखंड यात्रा गांधी जी का था, उनमें से 4 यात्राएं चंपारण सत्याग्रह से ही संबंधित थे, चंपारण सत्याग्रह से ही संबंधित थे। महात्मा गांधी पहली बार झारखंड कब आए थे? ध्यान से सुनिएगा, महात्मा गांधी पहली बार झारखंड आए थे 3 जून 1917 को। महात्मा गांधी पहली बार झारखंड आए थे 3 जून 1917 को। महात्मा गांधी किस सिलसिले में अंतिम बार झारखंड आए थे? तो महात्मा गांधी कांग्रेस अधिवेशन के सिलसिले में अंतिम बार झारखंड आए थे, अंतिम बार झारखंड आए थे। आगे देखते हैं कि जो दिया गया है, नीचे दिए गए किसके आग्रह पर, मतलब किसके आग्रह पर गांधी जी पहली बार रांची आए थे? तो ये आपके श्याम कृष्ण सहाय के आग्रह पर, श्याम कृष्ण सहाय के रिक्वेस्ट पर गांधी जी पहली बार झारखंड आए थे, श्याम कृष्ण सहाय के रिक्वेस्ट पर। अच्छा, कहा जा रहा है कि किसके साथ गांधी जी पहली बार रांची आए थे? तो किसके साथ गांधी जी पहली बार? तो ये आपके ब्रज किशोर बाबू के साथ, ब्रज किशोर बाबू के साथ गांधी जी पहली बार झारखंड आए थे। कस्तूरबा गांधी तथा देवदास गांधी किस तिथि को रांची आए थे? कस्तूरबा गांधी तथा देवदास गांधी जो है ये 4 जून 1917 को रांची आए थे। चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार की गई थी? तो चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के रांची में तैयार की गई थी। चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के रांची में तैयार करी गई थी। 1917 में गांधी जी के रांची आगमन का मुख्य प्रयोजन क्या था? तो ये था आपका अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड गेट से मिलना। 1917 ईस्वी में जो महात्मा गांधी रांची आए थे, उसका मेन मोटो ये था कि उन्हें अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड गेट से मिलना था। किसे? एडवर्ड गेट से मिलना था। किस वर्ष महात्मा गांधी पहली बार टाना भगतों से मिले, जिसके बाद टाना भगत उनके प्रिय शिष्य हो गए? तो ये आपका मिला था 1920 ईस्वी में। याद रखिएगा किस वर्ष? तो 1920 में महात्मा गांधी पहली बार टाना भगतों से मिले और जिसके बाद टाना भगत उनके प्रिय शिष्य हो गए। अब देखिए, कहा जा रहा है महात्मा गांधी किस वर्ष पहली बार धनबाद आए थे? तो महात्मा गांधी पहली बार धनबाद आए थे 1921 ईस्वी में। महात्मा गांधी पहली बार धनबाद आए थे 1921 ईस्वी में। याद रखिएगा, महात्मा गांधी पहली बार धनबाद आए थे 1921 ईस्वी में। महात्मा गांधी किस वर्ष पहली बार जमशेदपुर आए थे? तो महात्मा गांधी पहली बार जमशेदपुर आए थे 1925 ईस्वी में। महात्मा गांधी पहली बार जमशेदपुर आए थे 1925 ईस्वी में और धनबाद 1920 ईस्वी में। किस व्यक्ति के आग्रह पर महात्मा गांधी पहली बार जमशेदपुर आए थे? तो ये थे आपके C.F. एंड्रयूज के आग्रह पर महात्मा गांधी पहली बार जमशेदपुर आए थे। 1925 ईस्वी में महात्मा गांधी की पहली जमशेदपुर यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो 1925 ईस्वी में पहली बार महात्मा गांधी जमशेदपुर आए थे और इसका उद्देश्य क्या था कि टाटा प्रबंधन यानी कि टाटा मैनेजमेंट और मजदूर यूनियन, लेबर यूनियन के जो बीच विवाद था उसको समाप्त करना ही इस यात्रा का मेन उद्देश्य था, मेन मोटो था। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी की पहली जमशेदपुर यात्रा के दौरान देश बंधु स्मृति कोष हेतु कितने रुपए प्रदान किए गए थे? तो ये आपका किया गया था 5,000 रुपए। 5,000 रुपए प्रदान किए गए थे देश बंधु स्मृति कोष के लिए। महात्मा गांधी को पहली बार जो जमशेदपुर आए थे उस समय इन्हें 5,000 रुपए प्रदान किए गए थे। किसके लिए? देश बंधु स्मृति कोष के लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
महात्मा गांधी ने किस साल चक्रधरपुर के राष्ट्रीय विद्यालय में छात्रों को संबोधित किया? तो महात्मा गांधी ने किस वर्ष? तो ये 1925 ईस्वी में चक्रधरपुर के राष्ट्रीय विद्यालय में, राष्ट्रीय नेशनल स्कूल में छात्रों को संबोधित किया 1925 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि 1925 ईस्वी में चक्रधरपुर से रांची जाने के क्रम में महात्मा गांधी ने चाईबासा में किस जनजाति से बातचीत की थी? तो यह आपका किया था हो जनजाति से। 1925 ईस्वी में चक्रधरपुर से रांची जाने के क्रम में महात्मा गांधी ने चाईबासा में हो जनजाति से बातचीत की थी, हो जनजाति से बातचीत करी थी। आगे देखिए 1925 ईस्वी में चक्रधरपुर से रांची जाने के क्रम में महात्मा गांधी ने खूंटी में किस जनजाति से बातचीत की थी? तो खूंटी में बात किया था इन्होंने मुंडाओं से। तो चाईबासा में हो से और खूंटी में बात करी थी इन्होंने मुंडाओं से बात करी थी। किसने? महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने। अब आगे देखते हैं, महात्मा गांधी किस वर्ष पहली बार रांची स्थित योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय गए थे? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी पहली बार रांची में स्थित योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय कब गए थे? तो 1925 ईस्वी में ही गए थे। 1925 ईस्वी में ही गए थे। अच्छा, यहां पर कहा जा रहा है कि टाना भगतों के बारे में कौन सा कथन झूठा है? अब यहां पर देखिए कहा जा रहा है कि टाना भगतों ने गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर अहिंसा का व्रत लिया था। तो बिल्कुल सही बात है कि टाना भगतों ने गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर के अहिंसा का व्रत धारण कर लिया था। ये बात सही है। अच्छा, दूसरा यहाँ पर कहा जा रहा है कि टाना भगत हाथ में घंटा लेकर के आज़ादी का प्रचार करते थे। हाँ, सही है, क्योंकि टाना भगत जो गांधी जी का जो टाना भगत गांधी का भक्त बन गए थे और गांधी टोपी पहनते थे। ये टाना भगत गांधी टोपी पहनते थे और हाथ में घंटा लेकर के आज़ादी का प्रचार करते थे। और ये बात याद रखिएगा कि टाना भगत जो थे, कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशनों में इन्होंने भाग भी लिया था। रामगढ़ अधिवेशन में तो लिया ही था। और टाना भगत नमक आंदोलन में शामिल नहीं हो पाने के कारण इन्होंने नमक खाना ही छोड़ दिया था। और ये भी सही बात है। तो यहां से क्या हो जाएगा? सभी सही है। अब देखिए क्या लिखा गया है कि जो 1925 ईस्वी में हजारीबाग प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने इनमें से किस ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया था? तो किस जनसभा को संबोधित किया था? तो करजन ग्राउंड में। 1925 ईस्वी की बात है। महात्मा गांधी ने इनमें से किस महाविद्यालय में छात्रों को संबोधित किया था? तो 1925 ईस्वी में सेंट कोलंबस महाविद्यालय हजारीबाग में महात्मा गांधी ने छात्रों को संबोधित किया था। हजारीबाग से पटना जाने के दौरान कोडरमा रेलवे स्टेशन पर हजारीबाग से पटना जाने के दौरान कोडरमा रेलवे स्टेशन पर किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को 350 रुपये की एक थैली देशबंधु स्मारक कोष हेतु भेंट की थी? तो ये था आपका होरिल राम। कौन? होरिल राम, एक व्यक्ति जो कि महात्मा गांधी जब पटना से कहाँ जा रहे थे? पटना जाने के दौरान कोडरमा स्टेशन पर होरिल राम ने महात्मा गांधी को 350 रुपये एक की थैली दी थी देशबंधु स्मारक कोष के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो गांधी जी किस वर्ष पहली बार देवघर की यात्रा थे? तो गांधी जी पहली बार देवघर की यात्रा पर 1920 में आए थे। कब? 1920 में आए थे। तो याद रखिएगा। ठीक है, गांधी जी पहली बार 1920 में देवघर आए थे। जमशेदपुर में कब आए थे? तो जमशेदपुर में 1925, धनबाद में 1920। तो ये बात हम लोगों ने देखा है अपनी पहली देवघर यात्रा के दौरान। अपनी पहली देवघर यात्रा के दौरान गांधी जी इनमें से किस व्यक्ति के मकान में रुके थे? तो ये रुके थे कहां पर? सेठ गोवर्धन दास और हरगोविंद डालमिया दोनों के घर में रुके थे। तो याद रखिएगा, पहली देवघर यात्रा के दौरान सेठ गोवर्धन दास और हरगोविंद डालमिया दोनों के घरों में ये रुके थे। इनमें से किस व्यक्ति के आग्रह पर महात्मा गांधी देवघर के रिखिया गांव आए थे? तो देवघर के रिखिया गांव जो आए थे वो कृष्ण कुमार दत्त के आग्रह पर, कृष्ण कुमार दत्त के रिक्वेस्ट पर गांधी जी देवघर के रिखिया गांव पहुंचे थे। रिखिया गांव में इनमें से किसने एक आश्रम का निर्माण किया है? तो रिखिया गांव में स्वामी सत्यानंद सरस्वती में एक आश्रम का निर्माण किया है। देवघर से खड़गडीहा जाते समय गांधी जी किस स्थान पर रुके थे? तो देवघर से खड़गडीहा जाते समय गांधी जी गिरिडीह में रुके थे। कहां पर? गिरिडीह में रुके थे। अब देखते हैं कि जो अक्टूबर 1925 ईस्वी की बात है, महात्मा गांधी ने मधुपुर में इनमें से किसका उद्घाटन किया था? तो अक्टूबर 1925 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मधुपुर में, याद रखिएगा, नगर पालिका भवन का उद्घाटन किया था। नगर पालिका भवन का उद्घाटन किया था। महात्मा गांधी ने 1925 के अपने देवघर के बारे में, देवघर यात्रा के बारे में किस पत्रिका में लिखा है? तो यह लिखा था यंग इंडिया में।
महात्मा गांधी ने 1925 ईस्वी के अपने देवघर यात्रा के बारे में यंग इंडिया पत्रिका में लिखा था। अच्छा, महात्मा गांधी ने झारखंड के किस मंदिर के बारे में कहा है कि अन्य मंदिरों के विपरीत यहाँ छुआछूत नहीं माना जाता है तथा मंदिर सबके लिए खुले हैं? तो ये कहा था शिव मंदिर देवघर के बारे में। शिव मंदिर देवघर के बारे में कहा जा रहा है कि किस वर्ष महात्मा गांधी पहली बार मेदिनीनगर जो कि डाल्टनगंज पे है उसकी यात्रा पर आए थे? तो याद रखिएगा ये आए थे 1927 ईस्वी में। महात्मा गांधी पहली बार 1927 ईस्वी में मेदिनीनगर की यात्रा पर आए थे। मेदिनीनगर की यात्रा पर आए थे महात्मा गांधी 1927 ईस्वी में। किस माध्यम से, किस मीडियम से मेदिनीनगर आए थे? तो ये आए थे आपका रेलगाड़ी से। याद रखिएगा रेलगाड़ी से महात्मा गांधी पहली 1927 ईस्वी में मेदिनीनगर आए थे। कहाँ? मेदिनीनगर। अच्छा, महात्मा गांधी 1927 ईस्वी में किस स्थान से मेदिनीनगर आए थे? तो ये आपके आए थे काशी से। महात्मा गांधी 1927 ईस्वी में याद रखिएगा काशी से मेदिनीनगर पहुंचे थे। ठीक है। 1927 ईस्वी में महात्मा गांधी की मेदिनीनगर यात्रा के दौरान उनके साथ कौन आया था? तो उनके साथ आया था राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा 1927 ईस्वी में महात्मा गांधी की मेदिनीनगर यात्रा के दौरान उनके साथ कौन आए थे? तो राजेंद्र प्रसाद आए थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद आए थे। अब देखिए महात्मा गांधी ने 1927 की मेदिनीनगर यात्रा के दौरान किस स्थान पर विशाल जनसभा को संबोधित किया था? किस स्थान पर विशाल जनसभा को? तो शिवाजी मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया था। गांधी जी 1927 ईस्वी में मेदिनीनगर की यात्रा समाप्त करके किस स्थान के लिए रवाना हो गए? तो गांधी जी 1927 ईस्वी में मेदिनीनगर की यात्रा समाप्त करके वो कहाँ चले जाते हैं? धनबाद चले जाते हैं। वो कहाँ चले जाते हैं? धनबाद चले जाते हैं। अच्छा, 1934 ईस्वी में झारखंड जो कि अभी तत्कालीन बिहार वाला उस समय तत्कालीन बिहार वाला क्षेत्र था झारखंड। ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि 1934 ईस्वी में झारखंड के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी पर हमला कर दिया गया था? तो यह किया गया था जसीडीह में। याद रखिएगा जसीडीह में महात्मा गांधी पर हमला कर दिया गया था। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। कहा जा रहा है कि 1934 ईस्वी की बात है। गोमिया के करमाटाड़ गांव में महात्मा गांधी की जनसभा के आयोजन में इनमें से किस व्यक्ति का प्रमुख योगदान था? तो यह था आपका होपन मांझी। कौन था? होपन मांझी। फिर से सुनिएगा 1934 ईस्वी में गोमिया के करमाटाड़ गांव में महात्मा गांधी की जनसभा के आयोजन में इनमें से किस व्यक्ति का प्रमुख योगदान था? तो ये आपके होपन मांझी जी थे। होपन मांझी। चलिए आगे देखते हैं कि जो 1934 ईस्वी की बात है, महात्मा गांधी के लिए गोमिया में एक जनसभा आयोजन करने वाले व्यक्ति होपन मांझी को 1930 में कितने रुपये का जुर्माना नहीं चुकाने के कारण 1 वर्ष की कारावास की सजा दी गई थी? तो ये कितने वर्ष का? तो याद रखिएगा 2000 रुपये जुर्माना दी गई थी। ठीक है। 1 मिनट। हाँ, कितने रुपये का जुर्माना नहीं चुकाने के कारण? तो 2000 रुपये का जुर्माना नहीं चुकाने के कारण जो है किनको? होपन मांझी को 1 साल का कारावास दिया गया था। अब देखिए महात्मा गांधी किस साल रांची स्थित योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय आए थे? तो ये आपका 1934 ईस्वी में आए थे। याद रखिएगा महात्मा गांधी जो है फिर से 1934 ईस्वी में। ठीक है। आगे देख लेते हैं। 1 मई 1934, 1 मई 1934 ईस्वी को महात्मा गांधी ने इनमें से किस नेता के साथ रांची में बैठक की थी? तो किस नेता के साथ रांची में बैठक की थी? तो सी राजगोपालाचारी, अरुणा आसफ अली और जमना लाल बजाज, इन तीनों के साथ महात्मा गांधी ने 1 मई 1934 ईस्वी को रांची में बैठक की थी। किस कहाँ? रांची में बैठक किया था। 1900 अब आगे देखते हैं कि 1934 ईस्वी में रांची से जमशेदपुर जाने के दरमियान, रांची से जमशेदपुर जाने के दरमियान किस स्थान पर गांधी जी की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जिसमें वे बाल बाल बचे थे? तो ये था चक्रधरपुर। रांची से जमशेदपुर जाने के समय चक्रधरपुर में क्या होता है कि गांधी जी की कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और वे बाल बाल बच जाते हैं। गांधी जी किस तिथि को 1940 के कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने के लिए रामगढ़ पहुंचे थे? तो 1940 ईस्वी में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ था और वहां पर गांधी जी कब पहुंचे थे? तो ये पहुंचे थे 14 मार्च को। 14 मार्च को पहुंचे थे। अच्छा, इनमें से किस स्थान से चलकर महात्मा गांधी 1940 के कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने के लिए रामगढ़ पहुंचे थे? तो किस स्थान क्या बोलते हैं, किस स्थान से चलकर महात्मा गांधी 1940 के कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने के लिए रामगढ़ पहुंचे थे? तो ये आपका कौन सा स्थान से? तो याद रखिएगा सेवाग्राम से। कहां से? सेवाग्राम से। ठीक है।
रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने के लिए रामगढ़ पहुंचने के बाद गांधी जी ने किसका उद्घाटन किया था? तो ये आपका किया था खादी प्रदर्शनी का। याद रखिएगा, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने के लिए रामगढ़ पहुंचने के बाद गांधी जी ने खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। ठीक है, अब देखिए, रामगढ़ अधिवेशन के बीच किस तिथि को महात्मा गांधी रांची पहुंचे, जहां उन्होंने ठक्कर भवन तथा एक औद्योगिक गृह का भी उद्घाटन किया था? तो ये आपका था 19 मार्च को। ठीक है, रामगढ़ अधिवेशन के बीच किस तिथि को महात्मा गांधी रांची पहुंचे? देखिए, रामगढ़ अधिवेशन से ही रांची पहुंचे थे कब? 19 मार्च को, और वहां पर उन्होंने रांची में ठक्कर भवन और औद्योगिक गृह का उद्घाटन किया। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो रामगढ़ अधिवेशन की समाप्ति के बाद महात्मा गांधी किस स्थान के लिए रवाना हो गए? तो रामगढ़ अधिवेशन की समाप्ति के बाद महात्मा गांधी जमशेदपुर के लिए रवाना हो गए। रामगढ़ अधिवेशन की समाप्ति के बाद महात्मा गांधी जमशेदपुर के लिए रवाना हो गए। 1940 ईस्वी में अपनी अंतिम झारखंड यात्रा के बाद महात्मा गांधी जमशेदपुर से किस स्थान के लिए रवाना हो गए? तो ये था वर्धा के लिए। कहां के लिए? वर्धा के लिए रवाना हो गए। अपनी अंतिम झारखंड यात्रा जो कि 1940 में हुई, उसमें जमशेदपुर प्रवास के दौरान महात्मा गांधी कहाँ रुके थे? तो ये रुके थे जहांगीर मोदी के घर। जहांगीर मोदी के घर। देखिए, आप लोगों ने बोला था कि पहला जो वीडियो डाला गया था कि बहुत तेजी से आप यहाँ डिक्टेट कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं। दूसरा, अगर धीरे धीरे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, बहुत टाइम लगेगा, इस कारण से थोड़ा तेजी हो गया। लेकिन अगर आपको धीरे सुनना है, अच्छे से सुनना है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा देर का वीडियो देखना होगा, और साथ ही साथ थोड़ा कम कम लेकिन डेली आपको 1-1.5 घंटे का इसका वीडियो जरूर मिलेगा। ठीक है, अब है असहयोग आंदोलन। जो असहयोग आंदोलन था उसका क्या इम्पैक्ट झारखंड में था, उसको देखते हैं। तो झारखंड राज्य में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो झारखंड राज्य में असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी, 1920 में हुई थी। अच्छा, झारखंड राज्य में असहयोग आंदोलन का केंद्र कौन सा शहर था? तो ये था आपका रांची। झारखंड राज्य में असहयोग आंदोलन का केंद्र था रांची। झारखंड राज्य में असहयोग आंदोलन का केंद्र था रांची। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के अतिरिक्त इनमें से किसने झारखंड की यात्रा की थी? तो इसमें से मोतीलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, मजहरुल हक ने, मतलब इन तीनों ने, इसके अलावे महात्मा गांधी के अलावे असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, इन सभी ने झारखंड की यात्रा करी थी। इन सभी ने झारखंड की यात्रा करी थी। अच्छा, असहयोग आंदोलन के दौरान टाना भगतों की किस कार्यवाही की वजह से ब्रिटिश सरकार ने उनकी जमीनें नीलाम कर दी थी? तो ब्रिटिश सरकार ने उनकी जमीनें जो नीलाम कर दी थी, किस कारण से? तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो टाना भगत थे, उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया था कि हम टैक्स नहीं देंगे, और इसी कारण से टाना भगतों की जमीनें नीलाम कर दी गई थी। आगे देखते हैं कि नीचे दिए गए झारखंड के किस जनजाति ने असहयोग आंदोलन के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? तो ये आपका कौन सा जनजाति है? पहाड़िया जनजाति। झारखंड के पहाड़िया जनजाति ने असहयोग आंदोलन के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। पहाड़िया जनजाति के लोगों ने किसके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लिया? तो ये आपका है जबरा पहाड़िया। ठीक है, जबरा पहाड़िया के नेतृत्व में पहाड़िया जनजाति के लोगों ने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था जबरा पहाड़िया के नेतृत्व में। अब यहां पर कहा जा रहा है कि बताइए, असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र में, झारखंड के किस क्षेत्र में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी? तो ये आपका था कौन सा? डाल्टनगंज, रांची और चतरा, यानी कि इन सभी जगह पर राष्ट्रीय नेशनल स्कूल की स्थापना करी गई थी। चलिए, अब देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान डाल्टनगंज में खोले गए राष्ट्रीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक किसे बनाया गया था? तो यह बनाया गया था बिंदेश्वरी पाठक को। बिंदेश्वरी पाठक को बनाया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू के किस आदिवासी नेता के नेतृत्व में जंगलों को काटकर कपास की खेती शुरू करी गई? देखिए, कहा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू के किस आदिवासी नेता के नेतृत्व में जंगलों को काटकर कपास की खेती शुरू करी गई थी? तो ये था धनी सिंह खरवार। कौन? धनी सिंह खरवार के नेतृत्व में जंगलों को काटकर कपास की खेती शुरू करी जाती है। ठीक है,
असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति को पलामू का राजा घोषित किया गया? तो असहयोग आंदोलन के दौरान धनी सिंह खरवार को पलामू का राजा घोषित किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान धनी सिंह खरवार को पलामू का राजा घोषित किया गया था। अच्छा, असहयोग आंदोलन सन 1920 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपका डाल्टनगंज में। कहाँ पर? डाल्टनगंज में। अच्छा, सन 1920 ईस्वी में डाल्टनगंज में आयोजित बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 15वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह किया था C.F. एंड्रयूज ने। C.F. एंड्रयूज ने अध्यक्षता करी थी। अब आगे देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू में असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो ये आपके शेख साहब ने अपनी वकालत छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारीबाग में नीचे दिए गए किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो हजारीबाग में किसने छोड़ी थी? तो हजारीबाग में आपके राम नारायण सिंह ने छोड़ी थी। हजारीबाग में राम नारायण सिंह ने, और कहां पर? तो पलामू में शेख साहब ने वकालत छोड़ दी थी। ठीक है, अब देखिए कहा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन सन 1921 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था आपका हजारीबाग में। कहां पर? देखिए 15वां अधिवेशन कहां था? डाल्टनगंज में। 16वां अधिवेशन कहां हुआ? हजारीबाग में। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि सन 1921 ईस्वी में हजारीबाग में आयोजित बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 16वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 16वें अधिवेशन की अध्यक्षता सरला देवी ने की थी। किसने की थी? सरला देवी ने की थी। अच्छा, क्या है कि असहयोग आंदोलन के दौरान जब गांधी जी रांची आए तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर ठहरे थे? तो ये ठहरे थे आपके वंशीधर मोदी धर्मशाला में। वंशीधर मोदी धर्मशाला में। अब देखिए कहा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी कपड़ों की होली कहां जलाई गई थी? तो यह जलाया गया था आपका रांची में। असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड में महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी रांची में। कहां पर? रांची में। टाना भगतों ने असहयोग आंदोलन में किस वर्ष भाग लिया? तो टाना भगतों ने असहयोग आंदोलन में 1920 में भाग लिया था, 1921 में। गांधी जी ने झारखंड के निम्न में से किस समुदाय के लोगों को असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका हेतु कोटि कोटि प्रशंसा करी थी? तो ये आपके कौन थे? टाना भगतों की। किसकी? टाना भगतों की। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने गिरिडीह में असहयोग आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था? तो यह किया था आपके बाबू बजरंग सहाय ने। किस व्यक्ति ने गिरिडीह में असहयोग आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया? तो बाबू बजरंग सहाय ने। बाबू बजरंग सहाय। असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत घोषित किया गया था? तो यह किया गया था आपका साहिबगंज को। कौन सा? असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के साहिबगंज क्षेत्र को अशांत घोषित किया गया था। अशांत घोषित किया गया था। अब आगे देखते हैं कि जो 1923 ईस्वी में इनमें से किस स्थान पर आयोजित झंडा सत्याग्रह में झारखंड के टाना भगतों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था? तो यह आपका नागपुर है। कहां पर? नागपुर में। तो हम लोग जो है अभी इतना ही रहने देते हैं। थोड़ा धीरे धीरे आपको डिक्टेट करेंगे, धीरे धीरे आपको सुनाएंगे, आप समझिएगा, धीरे धीरे समझाया जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा स्लो स्लो, और बहुत अच्छे से आप सुनिए, दिमाग में आपका छप जाएगा। डेली आपको 1 से 1.5 घंटे का इस पर वीडियो मिलेगा। एग्जामिनेशन की आपको परेशान चिंता नहीं करनी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे इसके बाद का वीडियो आगे वीडियो में। और जाने से पहले आप लोग को थोड़ा सा, अगर आप जेएसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं और पेपर 2 के अंदर आपने लैंग्वेज पेपर में खोरठा लिया है, तो आपको खोरठा में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अगर लाने हैं कम समय दे करके, ये हम प्रूफ करके आपको दिखाएंगे। और बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं और इनको फील भी हो रहा होगा कि हाँ किस तरह का से यहाँ पर रिवाइज किया जा रहा है, कैसे टॉपिक्स दिया जा रहा है, उसके हिसाब से एमसीक्यू मिल रहा है, समरी मिल रहा है। साथ ही साथ हम आपके साथ लगातार बात करते हैं, हम आपके साथ लगातार जुड़ते हैं, आपसे लाइव जुड़ते हैं, जिसमें कि आपको मोटिवेट किया जाता है एग्जाम को लेकर के। और केवल पेपर 2 ही नहीं, पेपर 3, पेपर 1, हर एक टॉपिक को लेकर, हर एक सब्जेक्ट को लेकर आपको गाइड किया जाता है। तो आप जरूर इससे बहुत कम, मतलब आज बहुत से बच्चे हैं जो कि मैसेज कर करके कि 499 आपने कर दिया, तो फिर से 29 जून तक, यानी कि आज तक आपके पास टाइम है। इसके बाद जो है इसको हम क्लोज कर देंगे, 499 ही रहेगा आज के बाद से। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें एनरोल होना, तो इस दिए गए नंबर पर
मैसेज करेंगे और आपको कुछ पूछना नहीं है। जो भी नंबर आपको जो डिटेल दिया गया है, आपको जो भी पेमेंट का मेथड दिया गया है, आप पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट देंगे और आपको जोड़ दिया जाएगा इस ग्रुप में, ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। अगर आप पेपर 2 नहीं भी है खुरटा तो भी आप शेयर कीजिएगा, ताकि हमें एक मोटिवेशन, एक सपोर्ट मिले आप लोगों की ओर से और हम मोटिवेटेड रहें, तो और आपको भी मोटिवेट करें। चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय